नमस्कार दोस्तों। 4 नवंबर 1914 ब्रिटेन का एंड्योरेंस जहाज कुछ तूफानी समुद्रों को पार करते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज में 28 लोगों का क्रू मौजूद है और कमान संभाले हैं एक बहादुर एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शैकल्टन, जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया, पूरे अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को पैदल पार करना। सही सुना आपने दोस्तों, एक ऐसे जमाने में जहां ना स्मार्टफोन था, ना जीपीएस, न ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उस वक्त में ये लोग -50 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा ठंड में बर्फीले तूफानों के बीच अंटार्कटिका को ऊपर से लेकर नीचे तक पैदल पार करने की योजना बना रहे थे। इनका प्लान था अपने जहाज के जरिए अंटार्कटिका के किनारे वेडल सी पर पहुंचने का। नक्शे पर देखें तो बिल्कुल यहाँ जहां से वे उतरते, फिर पैदल ट्रैप करते हुए साउथ पोल जाते और फिर उसे पार करके रॉस सी तक पहुंचते। ये कुल मिलाकर करीब 2900 किलोमीटर का ट्रैक होता और अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो इसे पूरा करने में लगभग 120 दिन लगते। लेकिन दोस्तों, ये प्लान कितनी बुरी तरह से फेल होता है और आगे इन्हें क्या-क्या झेलना पड़ता है, ना तो वे उस वक्त कल्पना कर सकते थे और ना ही शायद आप कर सकते हैं। 5 नवंबर 1914 एंड्योरेंस जहाज साउथ अमेरिका की सुदूर इप के पास स्थित साउथ जॉर्जिया आइलैंड के एक व्हेलिंग स्टेशन पर पहुंचता है। यही इनके रास्ते में इंसानी दुनिया की आखिरी बस्ती थी। नक्शे में देखिए तो यह एक आइलैंड ग्रुप है जिसके नीचे आता है अंटार्कटिका का बाहर निकला हुआ हिस्सा, जिसे अंटार्कटिक पेनिनसुला कहा जाता है। इसके पास ही मौजूद है वेडल सी, एक ऐसा समुद्र जो तीनों तरफ से अंटार्कटिका की जमीन से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ की बर्फ आसानी से बाहर नहीं निकल पाती और एक डेंस परमानेंट आइस लेयर बन जाती है जो किसी भी शिप के लिए बेहद खतरनाक है। उस दिन मौसम बेहद खराब था और वेडल सी की कंडीशंस और भी बदतर। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने शैकल्टन को सलाह दी कि मिशन को टाल दो, डिले कर दो, वरना हालात बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। लेकिन शैकल्टन अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने बस एक ही बात कही, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे चलते रहेंगे। 5 दिसंबर 1914 एंड्योरेंस जहाज फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन जल्द ही वही होता है जिसका डर था। वेडल सी में बर्फ उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी और घनी निकली, लेकिन फिर भी शैकल्टन पीछे नहीं हटते और जहाज धीरे धीरे बर्फ के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है। 18 जनवरी 1915 काफी समय तक बर्फ के किनारे किनारे चलने के बाद एंड्योरेंस जहाज पूरी तरह से बर्फ में फंस जाता है। अब ना तो वह आगे जा सकता है और ना पीछे लौट सकता है। कुछ दिन बाद कुछ क्रू मेंबर्स जहाज से करीब 50 गज दूर बर्फ में 15 फीट गहरी एक दरार देखते हैं। ये दरार उनके लिए एक आखिरी उम्मीद बन जाती है, शायद इसके जरिए जहाज बाहर निकल सकता है। इसके बाद 3 घंटे तक शिप को इंजन की फुल स्पीड पर चलाकर दरार से निकलने की कोशिश की जाती है, लेकिन शिप 1 इंच भी नहीं हिलता। फिर क्रू मेंबर्स जहाज से उतरकर आरी, कुल्हाड़ी और छेनी से बर्फ काटने की कोशिश करते हैं, मगर सब कुछ नाकाम रहता है। धीरे धीरे जिस बर्फ की चट्टान में एंड्योरेंस जहाज फंसा था, वह बहते बहते अंटार्कटिका की जमीन से और दूर जाने लगी। उस पॉइंट का नाम जहां क्रू को लैंड करना था वसेल बे, लेकिन अब जहाज बर्फ में फंसा हुआ वहां से करीब 7 मील दूर पहुंच चुका था। दिक्कत यह थी कि जहाज और वसेल बे के बीच में अब भी थोड़ा पानी मौजूद था, इसलिए क्रू जहाज से उतरकर पैदल वहां तक नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ जहाज बर्फ में बुरी तरह से फंस चुका था और हिलने डुलने की हालत में नहीं था। शिप को निकालने की कोशिश में हफ्ते महीने बीतते जाते हैं, लेकिन मौसम बदलने लगता है। अंटार्कटिका में सर्दियां आने वाली थीं और यहां सर्दियों का मतलब था हफ्तों महीनों तक 1 मिनट के लिए भी सूरज की रोशनी न देख पाना। शैकल्टन हालात को समझते हैं और आदेश देते हैं कि सभी लोग अब जहाज में ही सर्दियां बिताएंगे। लेकिन सर्दियां मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि गिरता तापमान, भारी बर्फबारी और खतरनाक बर्फीले तूफान भी। धीरे धीरे बर्फ का प्रेशर एंड्योरेंस पर बढ़ने लगता है। इस जहाज पर एक फोटोग्राफर भी मौजूद थे, फ्रैंक हर्ली, जिनके पास एक कैमरा था। वे उस वक्त कुछ तस्वीरें लेते हैं जिन्हें देखकर आज भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे बर्फ शिप को दबोच रही थी। 30 सितंबर 1915 जहाज के किनारों पर दरारें दिखाई देने लगती हैं। अचानक बर्फ फटती है और एक भारी टुकड़ा शिप पर आ गिरता है। बर्फ की एक चट्टान एंड्योरेंस का स्टर्न ओट तोड़ देती है और इससे पानी जहाज में घुसने लगता है। सभी क्रू मेंबर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। वे पंप्स की मदद से पानी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं,
लगातार 3 दिन तक ये कोशिशें चलती हैं, लेकिन पानी जितनी तेजी से बाहर निकाला जा रहा था उससे कहीं तेजी से अंदर आ रहा था। बाहर का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन क्रू के चेहरों पर ना डर था ना घबराहट। कुछ लोग बाहर निकलकर बर्फ की चट्टानों को काटने लगते हैं जो जहाज पर दबाव डाल रही थी, लेकिन यह प्रयास भी बेकार जाता है। अब जहाज में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और बर्फ का दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार शैकल्टन हार मानते हैं और क्रू को आदेश देते हैं, जहाज को खाली कर दो, नीचे उतर जाओ। इस वक्त एक क्रू मेंबर टॉम मैकलॉर्ड पूरी स्थिति को देखकर कहते हैं, मुझे नहीं लगता हम कभी अपने घर वापस लौट पाएंगे। अब तक इस जहाज को बर्फ में फंसे हुए 9 महीने से ज्यादा हो चुके थे। 27 अक्टूबर 1915 अचानक एक भयानक धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है। शैकल्टन पीछे मुड़कर देखते हैं और जो दिखता है वह हिला देने वाला होता है। जहाज का पिछला हिस्सा अचानक 20 फुट ऊपर उठ गया था। रडर और स्टर्न पोर्ट पूरी तरह उखड़ चुके थे। जहाज की लकड़ियां टूटने लगी और उसके अगले हिस्से में तेजी से पानी भरने लगा। शुक्र है कि सभी क्रू मेंबर्स इस वक्त तक जहाज से बाहर निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद वो पानी जो अंदर घुसा था बर्फ में बदल जाता है और उसके वजन के कारण पूरा जहाज धीरे धीरे नीचे धंसने लगता है। एंड्योरेंस के साथ साथ अब वो सपना भी डूब चुका था जिसके लिए ये पूरी यात्रा शुरू की गई थी, अंटार्कटिका को पैदल पार करने का सपना। लेकिन अब सवाल कुछ और बड़ा था, क्या हम जिंदा वापस लौट पाएंगे? क्रू के पास कोई रेडियो नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं, कोई जरिया नहीं बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने का। ये अंटार्कटिका के समुद्र में मौजूद एक बर्फ के टुकड़े पर फंसे हुए थे, एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा जो खुद पानी में बहा जा रहा था। इस टुकड़े पर बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान मौजूद थी जिस पर क्रू अपना कैंप लगाता है। सबसे पहले अकाउंट देखा जाता है, आखिर क्या क्या चीजें इनके पास यहाँ बची हैं, कितना खाना पानी इनके पास मौजूद है। इसका जवाब निकलता है, इनके पास 3 छोटी बोट्स थी, एक स्लेज जिसके जरिए बर्फ में चला जा सकता था, कुछ जरूरी पर्सनल आइटम्स लोगों के और लगभग 1 महीने का राशन। सिर्फ 1 महीने का खाना। रात में सोने के लिए जगहें भी कम पड़ गईं, इसलिए कई लोगों को बर्फ पर ही सोना पड़ा। ज्यादातर लोग एक दूसरे के साथ चिपक कर सोए। ना कोई मैसेज भेज सकते थे, ना कोई मदद आने की उम्मीद थी। शैकल्टन के पास सिर्फ एक चीज थी, खुद की स्किल्स और खुद के एक्सपीरियंस पर भरोसा। लेकिन यह भरोसा उन्हें और उनके क्रू को और कितने दिन तक जिंदा रख सकता है? बर्फ पर कैंप लगाना भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि बर्फ कभी भी टूट सकती थी। इन्हें जरूरत थी जमीन की। शैकल्टन अपनी कैलकुलेशंस करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि सबसे करीबी जमीन जो इनके पास है वो है पॉलेट आइलैंड, बर्फीले समुद्र के पार करीब 550 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका के टिप पर मौजूद एक आइलैंड। आयरनी की बात यह थी कि साल 1903 में एक स्वीडिश जहाज के फंसने के बाद इसी पॉलेट आइलैंड पर रेस्क्यू गियर छोड़ा गया था, ताकि भविष्य में अगर कोई फंसे अंटार्कटिका में तो इस आइलैंड का इस्तेमाल किया जा सके रेस्क्यू के लिए। और यह सामान खुद शैकल्टन ने ही खरीदा था। अब 12 साल बाद शैकल्टन खुद ही इसके भरोसे था। ये क्रू के साथ मिलकर फैसला करते हैं कि पॉलेट आइलैंड की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए। सारा सामान स्लेजेस पर बर्फ में खींचकर ले जाया जाएगा और इसलिए शैकल्टन ने आदेश दिया, हर आदमी सिर्फ 2 पाउंड तक का जरूरी सामान ही ले सकता है। कई लोगों ने जहाज से उतरते समय अपने कुछ पर्सनल आइटम्स भी साथ में ले लिए थे, लेकिन शैकल्टन ने कहा, कोई भी चीज तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। शैकल्टन अपने खुद के कुछ गोल्ड कॉइन्स और अपनी बाइबल को वहीं बर्फ में ही छोड़ देते हैं। जहाज के फोटोग्राफर फ्रैंक हार्ली के पास करीब 400 फोटोज थी। फोटोज के नेगेटिव्स थे, लेकिन 2 पाउंड की लिमिट के कारण वो इनमें से केवल 100 नेगेटिव्स ही अपने साथ लेकर आ सके। यही 100 नेगेटिव फोटोज बाद में जाकर दुनिया के सामने इस ऐतिहासिक घटना का सबूत बनने वाली थी। कुछ हफ्ते बाद ही खाने की कमी की वजह से क्रू के साथ आए कुत्तों के पप्पीज को मारना पड़ा और कोई खाने का ऑप्शन नहीं था। कुछ दिन की तैयारी के बाद सारा सामान बोट्स और स्लेजेस पर लोड कर दिया जाता है। हर बोट का वजन लगभग 1 टन था और इन्हें खींचना आसान नहीं था। किस्मत भी इन लोगों का साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि इस वक्त तक गर्मियों का मौसम वापस आ गया था अंटार्कटिका में और तापमान बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से बर्फ का ऊपर का सरफेस सॉफ्ट हो गया और सामान खींचना और मुश्किल हो गया। 3 घंटे की मेहनत के बाद जब क्रू ने वापस मुड़कर देखा, उन्हें दिखा कि वो सिर्फ 1 मील का डिस्टेंस चल पाए हैं। आगे का रास्ता और खराब होता जाता है। शैकल्टन फैसला करते हैं कि यही कैंप कर लिया जाए, जब तक ये बर्फ का टुकड़ा बहकर थोड़ा और जमीन के पास नहीं आ जाता है, और फिर धीरे धीरे पूरा जहाज बर्फ के नीचे डूब जाता है। सभी क्रू मेंबर्स कुछ किलोमीटर ही दूर पहुंच पाए थे।
इन्हें ये पूरी घटना अपनी आंखों के सामने होती हुई दिखती है। हालांकि जहाज इन्हें पहले ही खाली कर दिया था, लेकिन जहाज का इस तरह से इनके सामने डूबना इन पर एक गहरा इमोशनल शॉक डालता है, मानो दुनिया से इनका आखिरी लिंक टूट गया हो। अब सिर्फ ये बर्फ की चट्टान थी और इस पर बनाया इनका ये ओशन कैंप। अगले कुछ दिनों तक चीजें ठीक ठाक चली, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अचानक से बर्फ का टुकड़ा ईस्ट की दिशा में बहने लगा, जमीन से और दूर। इसलिए 23 दिसंबर 1915 को शैकलटन फैसला करते हैं कि एक बार फिर से पैदल आगे चलने की कोशिश की जाए। लेकिन सिर्फ कुछ ही किलोमीटर आगे चलने के बाद अचानक से पतली बर्फ और पानी सामने आ जाता है। अब ये लोग ना आगे बढ़ सकते थे, ना पीछे लौट सकते थे। एक बार फिर से ये बर्फ की इस नई चट्टान पर कैंप लगा लेते हैं। खाने की कमी से बचने के लिए शैकलटन ने कुछ बड़े सख्त कंट्रोल्स लगाए हैं। क्रू को हर दिन का एक बिस्किट दिया जाता है, कुछ डाइल्यूटेड दूध, थोड़ा सा कोको और एक छोटा सा अमाउंट हाई फैट मीट पेस्ट का, जो उनके पास कैंस में मौजूद था। इसके अलावा क्रू मेंबर्स वहां मौजूद सील्स और पेंगुइन्स अगर दिख जाते थे तो उनकी हंटिंग करने लगे खाने के लिए। असलियत में खाने की कमी अभी भी थी, लेकिन शैकलटन फूड क्वांटिटीज को लेकर अपने क्रू से अक्सर झूठ बोलते थे ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे। वो जानते थे कि अगर इस सिचुएशन से जिंदा बचकर निकलना है तो बहुत लंबा समय लग सकता है। ऐसे में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो है मेंटल स्ट्रेंथ। कई महीनों तक इनका इस नई चट्टान पर लगाया कैंप चलता रहता है। थैंकफुली बर्फ सही डायरेक्शन में मूव करती है। दिन बीतते जाते हैं, दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में। देखते ही देखते नया साल शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये था कि ये बर्फ के साथ बहते बहते इतना आगे निकल चुके थे कि पॉलेट आइलैंड पीछे छूट चुका था। जॉइनविल आइलैंड केवल 57 माइल्स दूर था पॉलेट आइलैंड से, लेकिन वेस्ट में 90 डिग्री के एंगल पर और बीच में कई सारी बर्फ मौजूद थी। इस बर्फ को पार कर पाना नामुमकिन था। तो शैकलटन अपने नक्शे की तरफ देखते हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ में उन्हें दिखाई देता है कि अगर इसी डायरेक्शन में बहते गए तो सिर्फ 2 और आइलैंड्स रास्ते में बचते हैं, क्लेरेंस आइलैंड और एलिफेंट आइलैंड। इसके बाद हजारों किलोमीटर तक सिर्फ खाली समुद्र, एक ऐसा समुद्र जहां पर इतनी ऊंची लहरें उठती हैं कि वहां से बच पाने का चांस लगभग खत्म समझो। साउथ अमेरिका की सदर्न मोस्ट टिप और अंटार्कटिका की नॉर्दर्न मोस्ट टिप के बीच में जो समुद्र मौजूद है उसे ड्रेक्स पैसेज कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र माना जाता है। यहाँ 12-12 मीटर ऊंची वेव्स उठती हैं। 20,000 से ज्यादा सेलर्स अपनी जान खो चुके हैं इस ड्रेक्स पैसेज में और कम से कम 800 जहाज इतिहास में यहाँ आकर डूब चुके हैं। आज के दिन भी दोस्तों 2025 में भी अगर आप इसे शिप के थ्रू क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसे नज़ारे आपको दिख जाएंगे। बड़े से बड़े क्रू जहाज़ों को हिलाकर रख देता है ड्रेक्स पैसेज। तो हाँ, शैकलटन जानते थे कि अगर इस बर्फ के टुकड़े पर उनके क्रू मेंबर्स ड्रेक्स पैसेज तक पहुंच गए तो श्योर शॉट उनकी मौत होगी। इस बीच खाने की कमी भारी पड़ने लग गई थी। जो सड़ा गला मीट कुत्तों के लिए अलग किया गया था, उसमें से भी कम बदबू वाला हिस्सा इंसानों को खाने के लिए देना पड़ रहा था। पीने के पानी के लिए सब लोग एक छोटी सी कैन में बर्फ डालकर बॉडी से चिपका कर रखते ताकि शरीर की गर्मी से ये बर्फ पिघल जाए और इन्हें पीने के लिए कुछ साफ पानी मिल पाए। लेकिन एक पूरी कैन में सिर्फ 1-2 चम्मच ही पानी निकल पाता था एक बार में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह था कि हालांकि इस क्रू में कुल 28 लोग थे, लेकिन ऑफिशियली ये 27 ही होने थे। अगस्त 1914 में जब ये जहाज ब्रिटेन से रवाना हुआ था, एक 28वां व्यक्ति ब्लैकबरो नाम से इसमें छुपकर आ गया था। ये एक ऐसा बंदा था जिसे शैकलटन पहले ही मना कर चुके थे कि हम तुम्हें अपने जहाज का हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये सीक्रेटली छुपकर जहाज में घुस आया। बाद में पता चलने पर शैकलटन ने इससे सीधा कहा था, अगर हमें खाने की कमी पड़ेगी तो सभी क्रू मेंबर्स में से सबसे पहले तुम्हें खाया जाएगा। लेकिन थैंकफुली शैकलटन के क्रू को यह करने की जरूरत नहीं पड़ी। इनकी किस्मत अच्छी थी कि एक दिन इन्हें एक सी आइलैंड दिखा। ये नॉर्थ की डायरेक्शन में करीब 83 किलोमीटर दूर था, ऐसा इन्होंने अंदाजा लगाया। इस आइलैंड को देखते ही इनके अंदर एक नई उम्मीद जाग गई। लेकिन तभी अचानक से हवा ने अपनी दिशा बदल ली। हवा ईस्ट की डायरेक्शन में बहने लगी। ईस्ट की दिशा में इसके बाद कोई और आइलैंड मौजूद नहीं था, कोई और जमीन मौजूद नहीं थी। कुछ ही घंटों में शैकलटन और उनके क्रू की सारी उम्मीदें टूट गई। बर्फ की जिस चट्टान पर इन्होंने अपना कैंप लगाया था वो भी टूट टूट कर छोटा होता जा रहा था।
अब ये केवल सिर्फ 50 मीटर लंबा बचा था। इस बर्फ के टुकड़े पर क्रू के लिए और ज्यादा टाइम रहना अब संभव नहीं था, इसलिए शैकल्टन यहां पर फैसला लेते हैं सभी क्रू मेंबर्स को 3 बोट्स में बिठाकर आगे क्लेरेंस आइलैंड की तरफ चल दिया जाए। ये पानी सिर्फ पानी नहीं था, बीच बीच में बर्फ की बहुत सारी चट्टानें और आइसबर्ग्स मौजूद थे। कुछ देर बाद चलकर उन्हें बर्फ की एक और मजबूत चट्टान मिलती है। उतरकर वो अपना एक नया कैंप लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना कैंप लगाया, इस आइसबर्ग में एक दरार पड़ने लगती है और अचानक से इनका एक क्रू मेंबर पानी में गिर जाता है। इस लड़के का नाम था फायरमैन अर्नी होलिस। बाकी सभी लोग जल्दी से कोशिश करते हैं इसको पानी से निकालने की, लेकिन इससे पहले कि उन्हें समझने का मौका मिल पाता, ये आइसबर्ग 2 हिस्सों में टूट जाता है। शैकल्टन एक तरफ एक हिस्से में अकेले रह जाते हैं और बाकी क्रू दूसरे हिस्से में अंधेरे में बहता जाता है। किसी को समझ नहीं आया क्या करें। उनका लीडर, उनका कमांडर, जो इतने टाइम से उन्हें कमांड्स देता आ रहा था, अब अचानक से अंधेरे में गायब हो गया था। लेकिन तभी अंधेरे के बीच से शैकल्टन की आवाज आती है। इसके बाद जाकर कुछ क्रू मेंबर्स बोट निकालकर शैकल्टन को वापस लेकर आते हैं। इस पहले बर्फ के टुकड़े पर लौटने के बाद सबसे पहले शैकल्टन होलनेस के बारे में पूछते हैं, जो पूरी तरह से कांप रहा था। पानी में गिरने के बाद हाइपोथर्मिया का रिस्क बहुत बढ़ गया था। कोई आग जलाने का जरिया भी नहीं था। अगर कुछ नहीं किया गया तो इसी तरह कांपते कांपते ये मर जाएगा। शैकल्टन एक बार फिर अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं और उसे आदेश देते हैं कि वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी बॉडी हीट इतनी नहीं हो जाती कि उसके सारे कपड़े सूख जाए। ये बेचारा लड़का पूरी रात चलता रहता है, लेकिन इसी की वजह से धीरे धीरे जाकर उसके कपड़े सूख जाते हैं। उसे ठंड लगनी कम हो जाती है। इसी बीच हवा बार बार अपनी दिशा बदल रही थी। कभी बर्फ का टुकड़ा इस तरफ जाता तो कभी उस तरफ। 4 बार उन्होंने अपना टारगेट बदला। पहले वो सोचते हैं क्लेरेंस आइलैंड पहुंचेंगे, फिर सोचते नहीं किंग जॉर्ज आइलैंड जाना चाहिए, फिर उन्होंने सोचा नहीं होप बे, और अंत में डिसाइड किया कि एलिफेंट आइलैंड की तरफ बह जाना चाहिए। एलिफेंट आइलैंड आखिरी आइलैंड था, इसलिए धीरे धीरे तापमान बढ़ता गया था। अब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो गया था। आसपास की बर्फ कम हो रही थी, लेकिन बर्फ कम होने का मतलब यह भी था कि फ्रेश वाटर कम हो रहा था। पानी अब बिल्कुल खत्म होने लगा था। प्यास की वजह से सबके होंठ सूजकर फट गए थे। गला इतना सूख चुका था कि खाना निगलना भी मुश्किल हो रहा था। सभी को सील का रॉ मीट दिया जाता है ताकि उसमें मौजूद खून की मदद से खाना निगलना आसान हो पाए। इसी बीच धीरे धीरे इनका बर्फ का टुकड़ा एलिफेंट आइलैंड की तरफ बहता गया। अब ये एलिफेंट आइलैंड सिर्फ 50 किलोमीटर और दूर था। शैकल्टन आदेश देते हैं बोट्स को पानी में उतारा जाए और आखिरी का ये सफर बोट्स के जरिए किया जाएगा। 15 अप्रैल 1916 क्रू को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। ये तीनों बोट्स सही सलामत इस आइलैंड तक पहुंच जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पैर असल में अब सॉलिड जमीन पर थे, किसी बर्फ के टुकड़े पर नहीं। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उनके एक क्रू मेंबर ब्लैकबरो के पैर काम करना बंद कर चुके थे। एक और क्रू मेंबर रिकेंसन को आइलैंड पहुंचते ही हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन किसी तरह से वो फिर भी सरवाइव कर पाते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि एलिफेंट आइलैंड पूरी तरह से वीरान था। यहाँ कोई आदमी नहीं रहता था, ना ही कोई रेस्क्यू सप्लाई थी, ना ही कोई कांटेक्ट करने का तरीका था। इस आइलैंड की लोकेशन खुद ऐसी थी कि कोई इस आइलैंड पर घूमने भी नहीं आता था। कोई पास से जहाज भी नहीं गुजरता था। तो प्रॉब्लम अभी भी वही थी कि वापस घर कैसे पहुंचा जाए। नक्शे पर देखकर शैकल्टन को 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला, केप हॉर्न तक जाना, साउथ अमेरिका की साउदर्न मोस्ट टिप, जो कि करीब 800 किलोमीटर दूर था, नॉर्थ वेस्ट में। दूसरा ऑप्शन, फॉकलैंड आइलैंड तक जाना, जो करीब 880 किलोमीटर दूर थे, साउथ अमेरिका की ईस्ट में। या फिर तीसरा ऑप्शन, मदद मांगने के लिए नॉर्थ ईस्ट में, साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक जाना, जो 1300 किलोमीटर दूर था। पहले 2 ऑप्शन ज्यादा नजदीक थे, लेकिन वहां जाने का मतलब था ड्रैक्स पैसेज से गुजरना। शैकल्टन ने तीसरा ऑप्शन चुना। उनका मानना था कि हवाएं भी और समुद्र भी मेरा ज्यादा साथ देगा। अगर मैं साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ जाऊं तो क्रू की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सबको साथ ले जाना पॉसिबल नहीं था। उनका पूरा सफर समुद्र की तेज लहरों से भीगते हुए, उल्टी करते हुए, थकान से टूटते हुए बीता। अप्रैल का समय यानी अंटार्कटिका में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। सूरज सिर्फ कुछ ही घंटे के लिए बाहर निकलता, बाकी पूरे 20 से ज्यादा घंटे ये कुछ घंटे की सनलाइट बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि इसी की मदद से ये सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते और डायरेक्शन का पता लगा पाते कि जिस डायरेक्शन में ये नाव चला रहे हैं वो सही डायरेक्शन ही है या नहीं। घंटों तक ये नाव चलाते गए,
ये घंटे दिन में बदल गए। रास्ते में बोट में बार बार पानी भर जाता, जिसे ये पंप का इस्तेमाल करके निकालते। एक दो बार तो इतनी बड़ी लहरें आईं कि बोट को लगभग डुबा ही दिया था। कुछ देर के लिए ऐसा लगा था कि बोट बच नहीं पाएगी, लेकिन बाय चांस ये बच गए और आगे चलते रहे। बोट में अपने साथ इन्होंने कुछ खाना भी पैक किया था, लेकिन इसमें भी बड़ी दिक्कत थी। डेक के अंदर इतनी भी जगह नहीं थी कि ये सीधे बैठकर खा सकें, इसीलिए इन्हें खाना निगलने में दिक्कत होती। इसी कारण से इन्हें बोट पर लेटकर खाना खाना पड़ता। इस बोट पर हालात इतने मुश्किल थे कि अब शैकल्टन की हिम्मत भी जवाब देने लगी। उनके लिए भी अब ये सब सहन करना बहुत मुश्किल हो गया था। जब एक छोटी सी चिड़िया बोट के ऊपर मंडराने लगी तो वो गुस्से में उसे गालियां देने लगे। इतने फ्रस्ट्रेशन में अब उनकी भी हिम्मत टूटती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे दिन रात नाव चलाकर ये अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए थे। साउथ जॉर्जिया का आइलैंड अब सिर्फ 3 मील दूर बचा था। लेकिन इससे पहले कि ये खुशी मना पाते, अचानक से एक समुद्री तूफान आ जाता है। इनकी बोट तूफान में फंस जाती है। समुद्र में लहरें एकदम से बेकाबू होने लगती हैं। कभी बोट एक तरफ से उछलती तो कभी दूसरी तरफ आकर गिर जाती। इन सभी लोगों में अब लड़ने लायक ताकत नहीं बची थी। ये अपने चप्पू साइड में रखकर गिव अप कर देते हैं। तूफान इनकी नाव को इधर से उधर पटकता रहता है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब हवाएं धीमी हुई, बादल थोड़े छटने लगे, तो इन्होंने ऊपर देखा। इनका साउथ जॉर्जिया आइलैंड अब सिर्फ 1 मील दूर बचा था। आइलैंड का ये नज़ारा देखकर ये अपने शरीर में बची हुई पूरी ताकत लगा देते हैं। पूरी ताकत से हर एक आदमी चप्पू चलाने लगता है। लेकिन लहरें अभी भी बहुत तेज थीं। शैकल्टन को अंदर ही अंदर लगने लगता है कि शायद अंत बहुत करीब है। ये बोट तो हिल तक नहीं रही है, लेकिन असलियत में धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये लोग आइलैंड की तरफ आगे जरूर बढ़ रहे थे। लगातार 3 हफ्तों तक तूफान, हवाओं और पानी से लड़ते हुए ये आखिरकार 10 मई 1916 को साउथ जॉर्जिया के आइलैंड पर कदम रख ही देते हैं। ये वही आइलैंड था जिससे ये 522 दिन पहले अंटार्कटिका के अपने सफर पर निकले थे। एक खुशी की लहर इनके अंदर दौड़ती है। शैकल्टन और क्रू मेंबर्स एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन इनकी लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असल में साउथ जॉर्जिया का आइलैंड दोस्तों 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। ना ही कोई कांटेक्ट करने का तरीका था। इस आइलैंड की लोकेशन खुद ऐसी थी कि कोई इस आइलैंड पर घूमने भी नहीं आता था। जहां पर ये बोट से लैंड किए थे, आइलैंड का वो हिस्सा इंसानी बस्ती के बिल्कुल दूसरी साइड पर था। नक्शे पर आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि ये कहां पर लैंड किए, और इंसानी बस्ती यानी वेलिंग स्टेशन इस आइलैंड पर कहां है, वो बिल्कुल अपोजिट साइड पर मौजूद था। अब इस पॉइंट से वेलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए इनके पास 2 रास्ते थे। पहला, ये बोट में वापस बैठकर समुद्र के जरिए 130 मील ट्रैवल करते हुए आइलैंड के ऊपरी हिस्से तक जाते, या फिर दूसरा, ये पैदल चलकर पहाड़ों के पार जाकर आइलैंड पर ऊपर तक पहुंचते। पैदल चलने का रास्ता सिर्फ 29 मील का था। लेकिन दिक्कत यह थी कि साउथ जॉर्जिया का आइलैंड इतनी खतरनाक पहाड़ियों से भरा हुआ था कि आज तक इतिहास में कोई भी इंसान इस आइलैंड को पैदल पार नहीं कर पाया था। इस आइलैंड को पैदल पार करना नामुमकिन माना जाता था। तो जाहिर सी बात है कि ये बोट का ही ऑप्शन चुनते हैं। लेकिन यहां पर भी बड़ी दिक्कत थी। इनकी बोट लहरों में पिटते पिटते इतनी टूट फूट चुकी थी कि उसकी हालत किसी काम की नहीं बची थी। तो पैदल चलने के अलावा यहां पर कोई और ऑप्शन था ही नहीं। शैकल्टन हार मानने वालों में से नहीं थे। इस पॉइंट पर आकर तो बिल्कुल नहीं। अगर पिछले 1 साल में इतना सब कुछ सह लिया तो थोड़ा और सह लेंगे। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें सही में ऐसा कुछ करना होगा जो इतिहास में किसी और इंसान ने नहीं किया है। इन 10,000 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों को किसी ना किसी तरीके से पैदल पार करना होगा। शैकल्टन फैसला करते हैं कि पहले शरीर में थोड़ी जान आए, इसके लिए रेस्ट करना होगा। इसलिए अपने क्रू के साथ एक गुफा में रुककर अगले 9 दिन तक सिर्फ पेट भरकर खाना खाते हैं। थैंकफुली खाने की इस आइलैंड पर कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यह आइलैंड एल्बाट्रॉसेस, सील्स और पेंगुइन से भरा हुआ था। 9 दिन के इस रेस्ट के बाद 19 मई 1916 सुबह के करीब 3 बजे ये किंग हाकन बे से निकल पड़ते हैं। अपने साथ क्रू के 2 और मेंबर्स को ये ले चलते हैं, वॉर्सली और क्रीन। लेकिन सबसे पहला चैलेंज इनके सामने ये था कि किसी को पता नहीं था कि कहां से जाएं और कैसे जाएं। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि घुटनों तक पहुंच रही थी। पहाड़ इतने ऊंचे थे कि उनके पार दिखाई नहीं दे रहा था।
तो ये एक पहाड़ पर चढ़ते और उसके बाद रास्ता ढूंढने की कोशिश करते। रास्ता न मिलने पर ये वापस लौट जाते। ऐसा इनके साथ कई बार हुआ। जितने पहाड़ इन्हें दिख रहे थे उन सब पर एक एक करके चढ़े। कुछ पहाड़ों के पार बड़ी खाई मिलती तो कभी दीवार जैसी ऊंची चट्टानें। जब जब आगे कोई रास्ता न मिलता ये वापस घूमकर नीचे उतर आते, दूसरे पहाड़ पर चढ़ते। With the complete clearance of the mist, we saw, to our sharp disappointment, what we had taken for a frozen lake was an arm of the sea. Shackleton said grimly, "We shall have to go on to the next, boys." This happened 3 times. अगले कुछ घंटों तक ये अपने स्पॉट से सारे पहाड़ चढ़ लेते हैं। आखिरी पहाड़ चढ़ने के बाद भी कुछ अलग नहीं मिलता। नीचे बहुत बड़ी खाई थी, एकदम खड़ी हुई और बेहद खतरनाक स्लोप। लेकिन अब पीछे मुड़कर लौटना कोई ऑप्शन नहीं था। ये तीनों खुद को एक रस्सी से बांध देते हैं और धीरे धीरे सीढ़ियां काटने लगते हैं पहाड़ में। लिटरली धीरे धीरे सीढ़ियां बनाकर नीचे उतरते हैं। कुछ ही देर बाद नीचे उतरते उतरते इन्हें स्ट्रॉमनेस वेलिंग स्टेशन दिखने लगता है और दिखते हैं कुछ और इंसान। 36 घंटे तक लगातार पहाड़ों को चढ़ने के बाद 20 मई 1916 को शैकल्टन, वॉर्सली और ग्रीन अलरदाइस माउंटेन रेंज को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं और स्ट्रॉमनेस वेलिंग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। यह पहली बार था कि किसी ने साउथ जॉर्जिया आइलैंड को पैदल पार किया था। उन्होंने किस लेवल का इम्पॉसिबल काम किया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शैकल्टन के बाद यह काम पहली बार 1955 में दोबारा किया गया, और वो भी एक्सपर्ट क्लाइंबर्स द्वारा जो पूरी तैयारी के साथ आए थे। शैकल्टन के पास न टेंट था न स्लीपिंग बैग, बस अपनी हिम्मत, हौसला और जिद थी। शैकल्टन जब अपने 2 साथियों के साथ फाइनली वेलिंग स्टेशन पर पहुंचे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था कि ये असल में इंसान है या नहीं। उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो चुकी थी, चेहरों का रंग पूरा काला पड़ चुका था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे। स्टेशन पर मौजूद फैक्ट्री मैनेजर ने जब पहचाना और देखा कि ये तो वही शैकल्टन है, वही बंदा जो 2 साल पहले अंटार्कटिका में अपनी टीम के साथ लापता हो गया था, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। साउथ जॉर्जिया के स्टेशन पर मौजूद हर एक इंसान शैकल्टन और उनके क्रू की कहानी जानता था। सब इसे एक दर्दनाक घटना की तरह जानते थे, वो आदमी जो अपने जहाज के साथ मारा गया। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वही आदमी 2 साल बाद उनकी आंखों के सामने जिंदा खड़ा था। फैक्ट्री मैनेजर तुरंत उन्हें खाना और कुछ नए कपड़े देता है। रात में सोने से पहले ये तीनों नहाते हैं और शेव करते हैं, और अगले ही दिन वॉर्सली नाव लेकर किंग हाकन बे पहुंचता है और अपने बाकी 3 साथियों को भी रेस्क्यू कर लेता है। जैसे जैसे समय बीता जा रहा था, शैकल्टन की चिंता बढ़ने लगी थी। ब्रिटिश सरकार से वो स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि एक आइस ब्रेकिंग जहाज दिया जाए। उन्हें डिस्कवरी नाम का एक जहाज दिया भी जाता है, लेकिन इसे आने में हफ्तों का समय और लगना था। शैकल्टन का इंतजार करने का मूड नहीं था। वो नहीं जानते थे कि ये लोग तब तक हिम्मत रख पाएंगे। चिली की सरकार से एक और जहाज की रिक्वेस्ट की जाती है। एक येल्चू नाम का जहाज उन्हें दिया जाता है। 25 अगस्त 1916 ये इस जहाज को लेकर एलिफेंट आइलैंड की ओर दोबारा निकलते हैं। करीब 6 दिन का इन्हें समय लगता है, लेकिन इस बार ये सक्सेसफुली 30 अगस्त को एलिफेंट आइलैंड पहुंच जाते हैं। इस आइलैंड पर पहुंचते ही जो चीज इन्हें दिखाई दी, उसे देखकर ये पूरी तरह दंग रह जाते हैं। असल में ये जो 22 लोग एलिफेंट आइलैंड पर ही फंसे रहे थे दोस्तों, शैकल्टन जानते थे कि इनको लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये अपने आप में ही डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। इसलिए शैकल्टन ने इनमें से फ्रैंक वाइल्ड नाम के बंदे को लीडर बना दिया था। शैकल्टन के जाने के बाद इन सभी लोगों ने फ्रैंक वाइल्ड के ऑर्डर्स पर 2 बोट्स को उल्टा करके एक शेल्टर बनाया। पूरे 128 दिन तक इन्होंने यही घर बनाए रखा। पेंगुइन्स और सील्स को हंट करके ये अपना पेट भरते थे। ठंड, भूख और निराशा के बीच फ्रैंक वाइल्ड हर सुबह एक ही चीज दोहराते, सामान बांध लो दोस्तों, बॉस आ जा सकते हैं, और हर शाम खाली हाथ लौट जाते थे। 4 महीनों बाद लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी थी और इनकी मुश्किलें बढ़ती भी जा रही थीं। इनमें से एक आदमी ब्लैक बोरो का पैर बुरी तरह से इन्फेक्ट हो जाता है। गैंग्रीन का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। उन्हें ये पैर काटना पड़ता है।
हर एक दिन जो बीता इन्हें यकीन होने लगा कि शैकलटन असल में साउथ जॉर्जिया नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही शायद उनकी बोट डूब गई होगी। शैकलटन को गए हुए अब 4 महीने 6 दिन हो चुके थे। फ्रैंक वाइल्ड ने भी अब फैसला लिया कि आगे बढ़ना होगा। फ्रैंक के कहने पर ये लोग सही में इस बार सामान बांध लेते हैं, लेकिन किसी के इंतजार में नहीं। इस बार खुद अपनी नाव निकालकर कहीं और जाने की कोशिश में ये लोग डिसेप्शन आइलैंड की ओर रवाना होने की तैयारी शुरू कर From the देते men on duty outside, we heard a sudden yell. Wild, he shouted, Wild, there's a ship. Haven't we better light a flare? लेकिन इससे पहले कि ये लोग एलिफेंट आइलैंड को छोड़ दें, इन्हें दूर समुद्र में एक नजारा दिखाई देता है। एक बड़ा सा जहाज इनकी तरफ आ रहा था। ये जहाज था येल्चो। इस जहाज के नजदीक आते ही इन्हें दिखाई देते हैं अपने कमांडर और बॉस शैकलटन। वो अब इन्हें फाइनली बचाने आ गए थे। शैकलटन इन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। सभी 22 लोग जिंदा थे। इन सभी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी थी। लगभग 2 सालों तक बर्फ, समुद्र और पहाड़ों से लड़ने के बाद शैकलटन और उनका क्रू वापस अपने घर लौटते हैं। यह सही में एक मिरेकल था। शैकलटन 27 लोगों के साथ आए थे और सभी 27 लोगों के साथ वापस घर लौट रहे थे। यह संभव हुआ शैकलटन की लीडरशिप और हिम्मत, क्रू की डिटर्मिनेशन और अटूट टीम वर्क की वजह से। इस घटना से 106 साल बाद दोस्तों, साल 2022 में कुछ इन्वेस्टिगेटर्स खोज कर रहे थे समुद्र के अंदर कि तभी उन्हें वेडल सी में 10,000 फीट नीचे दिखाई पड़ता है शैकलटन का जहाज एंड्योरेंस। सही में ये बड़ी कमाल की बात है। इस जहाज की लेटेस्ट फोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो सिर्फ कुछ ही साल पुरानी है। और आज के दिन अगर आप कभी साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाएंगे तो वहां पर शैकलटन की कब्र भी मिलेगी। ये इतिहास में अपना नाम बनाने चले थे अंटार्कटिका को पैदल पार करने वाले पहले इंसान। हालांकि अपने ओरिजिनल प्लान में ये फेल रहे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो और भी ज्यादा चमत्कारी था और भी ज्यादा कमाल का था। अगर आपको ये सर्वाइवल की कहानी पसंद आई दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।